हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा ऊपरी सतह से आईबीए के एफिडेविट को पढ़ा। इसके बारे में पहले भी कई बात बता चुका हूँ। आज मैं 2-3 बातें करूँगा आईबीए के एफिडेविट के ऊपर। और ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लिए हैं, इनको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मैंने कभी भी इस प्रकार का इमेच्योर और कंट्रोवर्शियल एफिडेविट कभी भी नहीं देखा। अपने पॉइंट को साबित करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, सबस्टेंशिएट करने के लिए ये क्या बोल रहे हैं इनको शायद खुद ही पता नहीं है। आज इन्हीं की भाषा में, इन्हीं के पॉइंट से, इन्हीं के एफिडेविट से कुछ भाषा लेकर के मैं बताता हूं इन्हें क्या कहा है। ये कहते हैं, इनका जो एफिडेविट है उसके पैरा 3.4 में कहते हैं, बाईपार्टाइट सेटलमेंट बिटवीन आईबीए एंड यूनियन ऑफ ऑफिसर्स ऑन 29/10/1993 को पेंशन संबंधी एक बाईपार्टाइट सेटलमेंट होता है ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज की यूनियन के बीच में आईबीए के साथ। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसके बेस पे एज ए रिजल्ट ऑफ जो एग्रीमेंट हुआ उसके बेस पे स्मॉल कमेटी एक प्रोविजन बनाती है और वो कहलाता है BEPR 995। और ये जो 995 का ये जो रेगुलेशन है या बैंकिंग रेगुलेशन 1995 है, एक ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, ऐसा आईबीए अपने एफिडेविट में कहता है। अगली बात, बैंकिंग रेगुलेशन 995 हैड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति है। यानी बैंकिंग रेगुलेशन 995 भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड एक स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन है। बहुत बड़ी बात है ये सब कुछ होने के बाद, पहले कहने के बाद पैरा 3.7 में एक अजीबोगरीब विरोधाभासी कंक्लूजन निकल करके आता है। ये कहते हैं, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन BEPR 995। यानी जो पेंशन रेगुलेशन है बैंक का 1995 का, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है पेंशन अपडेशन का। तो भाई ये बताइए मेरे लिए कि ये जो 35.1 है BEPR में जो रेगुलेशन है, ये क्या है? वो माना कि आपने प्री 1995 वालों को दे दिया, बाद वालों को नहीं दिया, क्योंकि उसमें लिखने की जरूरत भी नहीं थी, वो इनहेरेंट था। और आरबीआई के रेगुलेशंस में तो कुछ लिखा भी नहीं है, उनको 2019 में बिल्कुल मिल गया। ये CCS 1970 में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें तो लिखा है। चाहे आपने प्री वालों को दिया, इसका मतलब इसमें पेंशन अपडेशन है। 30.4 में जो आपने बात कही है उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई प्रोविजन नहीं है पेंशन, यानी झूठी बात है। एक बात, इस चीज को सेवाराम जी माननीय सुप्रीम कोर्ट की नजर में लाएं कि ये इनका झूठ है कि कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, प्रोविजन है, वो एक अलग बात है कि एक केबल और केबल उसमें मेंशन करते हैं प्री 1995 वालों के, बाद वालों को इनहेरेंट है, न दें, वो अलग बात है, वो अलग है, उसमें प्रोविजन है। फिर उसके बाद ये 3.7 में ये कहते हैं, पहले 3.7 का लूंगा और फिर 3.5 का लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और हो सकता है उसको अलग से और वीडियो बनाऊं। पेंशनर्स आर स्टेटेड टू क्लेम पेंशन एज पर विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये कहते हैं कि जो पेंशनर्स हैं बैंक के, वो मांग रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बराबर पेंशन, एट पार विद एम्प्लॉइज, मतलब उनके बराबर से इनको चाहिए। अब भाई हमने तो मांगा नहीं है, और यदि सेवाराम जी की जो पिटीशन है SC सिंगला वाले केस में यदि उन्होंने मांगी हो तो ये ट्रू नहीं है, क्यों हो नहीं सकता। उनका 10 साल में होता है, हमारा 5 साल में होता है, एकदम बिल्कुल अलग है। अब ये कहाँ से लेकर के आए, कहाँ से नहीं लेके, ये तो ये जाने, लेकिन कभी भी बैंक पेंशनर्स ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। हाँ, ये जरूर कहा है कि भाई उनका अपडेशन होता तो हमारा क्यों नहीं होता, या जब आपके रेगुलेशन CCS रूल 1972 पर आधारित हैं, वहाँ अपडेशन होता तो हमारा क्यों नहीं है।
एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चीज है, और सीसीआर रूल से रेगुलेशन लेना दोनों अलग चीज है। एक और है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर पेड आउट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज पर आईबीए कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पेमेंट होता है, उनका कोई पेंशन फंड नहीं होता है। यानी इन्होंने कहा रेवेन्यू। अब इसी को लेकर के मैं अगेन 3.4 में आता हूं। कमाल की चीज कही है, उन्हीं की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज भी नहीं। कहते हैं एडिशनली कंट्रीब्यूशन वर ऑल्सो मेड एडिशनली। पहले तो मैं वर्ड एडिशनली बताता हूं, एडिशनली का मतलब का इन एडिशन टू दैट, यानी पेंशन फंड में एम्प्लॉयर की ओर से जो कंट्रीब्यूशन आया या जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उन्होंने ब्याज के साथ जो पैसा जमा कराया, फैमिली पेंशनर जमा कराया जो ऑटोमेटिक जा रहा था, या वर्तमान में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं 2010 से पहले जो पेंशन है उसके लिए उनका जो पैसा डायरेक्ट वहां जा रहा है, उसके अलावा जो वो पेंशन फंड में जाते, पेंशन फंड के अलावा एडिशनली, ये कहा इन एडिशनली क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन वर मेड टू द पेंशन फंड बाई एम्प्लॉइज इन बैंक्स बेस्ड ऑन द एक्चुअरियल कैलकुलेशन। ये मेरे लिए बड़ा झटका देने वाली चीज थी। मतलब ये कहते हैं पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया गया, यानी कोर्ट को गुमराह करने की तरकीब। पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया गया था बैंक एम्प्लॉइज के द्वारा और बैंक के द्वारा एक्चुअरियल कैलकुलेशन के द्वारा। भाई एक्चुअरियल कैलकुलेशन पे केवल और केवल आपका रेगुलेशन 11 ये कहता है कि 31 मार्च को हर साल जो हर बैंक है पेंशन की पोजीशन जानने के लिए एक्चुअल कैलकुलेशन कराएगा, असेसमेंट कराएगा, उसके बेस पे बैंक इसमें पैसा देगा। यानी ये पैसा वो है जो बैंक उसमें एम्प्लॉयर का जो हिस्सा देते हैं उसके अलावा है। अब सवाल ये उठता है कि मैं तो ये मान के चलता हूं कि शायद एक्चुअरियल कैलकुलेशन के बेसिस पे कोई भी एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता। इन्होंने एम्प्लॉयज को क्यों डाला? क्या कोर्ट को गुमराह करने की नीयत थी, या ये चाहते थे कि भाई एक्चुअल कैलकुलेशन होगा और आप एम्प्लॉयज, कौन से एम्प्लॉय से लोगे आप? 2010 के बाद तो ले नहीं सकते क्योंकि उनकी एनपीएस है और यूपीएस आ गई। उससे पहले वाले यदि पेंशन में है तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वही केवल पेंशन फंड में जा रहा है। तो ये कौन सा एक्चुअरियल कैलकुलेशन है जो एम्प्लॉयज भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? बैंक तो करेगा ही करेगा, बैंक तो करेगा ही करेगा। ये कौन सा? शिवराम जी इस चीज को आप सुप्रीम कोर्ट में उठाइए कि ये कौन सा एम्प्लॉयज हैं जिनके बारे में जो एक्चुअरियल कैलकुलेशन के आधार पर पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आया दूसरी बात, अब क्यों बैंक तो करेगा, एडिशनली करेगा और एक्चुअल कैलकुलेशन पर करेगा। अब ये कहते हैं इनके पास जो पेंशन है वो पेंशन फंड से दी जाती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से दी जाती है, यानी रेवेन्यू रिसीट से पैसा दिया जाता है, ये मानते हैं। लेकिन यही आईबीए आगे क्या कहता है, द शॉर्टफॉल in the pension fund maintained by banks is funded by respective bank boards on actuarial calculation from their own revenue। अब दूसरी बात हो गई, यानी एक्चुअल कैलकुलेशन होगा और बैंक अपने रेवेन्यू से उस फंड में कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहां भी तो रेवेन्यू से हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये बैंकों का हो रहा है, ये तो रेवेन्यू से हो रहा है, ये तो कंट्रीब्यूशन अलग बात है, रेवेन्यू से ही तो हो रहा है। अब ये वो तो नहीं है सब सब्सक्रिप्शन तो मतलब बैंक अब क्या नाम है हर उसको क्या नाम है एम्प्लॉय को देती है, सब ये सब्सक्रिप्शन नहीं है। यानी बैंक अपने प्रॉफिट एंड लॉस से इसमें देंगे सारा का सारा पैसा। ये सारा का सारा इनका जो है ये एफिडेविट, ये लिंक कहीं नहीं जुड़ रहा है। ये खुद मानते हैं कि एक्चुअल कैलकुलेशन के बेसिस पे बैंक अपने रेवेन्यू से जो भी शॉर्टफॉल होगा पेंशन फंड में वो देंगे। भाई जब पेंशन फंड में आप पैसा दोगे तो फिर ये क्यों रन और हो रही हो कि पेंशन फंड से इनको पेंशन मिल रही है। अब दूसरी बात है, मान लीजिए जो बैंक हैं वो नुकसान में चल रहे हैं, ऐसा हुआ भी है, तो नुकसान में चलने पर बैंकों की स्टाफ की सैलरी बंद हो गई थी क्या, या जैसे स्टाफ को कोई पेंशन मिल रही हो क्या पेंशन बंद हो गई थी क्या? ये इररिवोकेबल ट्रस्ट है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता
और यदि बैंक नुकसान में चल भी रहे हैं तो चलते भी रहेंगे, पेंशन मिलती रहेगी, सैलरी मिलती रहेंगी, और इनके बस की बात नहीं है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि ये स्टेटरी ऑब्लिगेशन है कि बैंक को बंद किया जाए, दूसरे मर्ज किया जाए या अपने अधिकार में ली जाए, लेकिन एम्प्लॉयज को पेंशन और जो भी कुछ मिला वो मिलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब पेंशन फंड का जो नैरेटिव सेट किया गया था, इन्होंने माना कि पेंशन फंड बना हुआ है, ट्रस्टी मैनेज करते हैं, लेकिन एडिशनली उसको पैसा दिया जाएगा कहां से? बैंक के रेवेन्यू से। जिस प्रकार के आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूर्ति होती है, उसी प्रकार बैंक अपने रेवेन्यू से करेंगे। दोनों ही बड़े रेवेन्यू के आ रहे हैं, आईबीआई लेकर के आ रहा है, मैं लेके नहीं आ रहा हूं। प्रॉफिट की बात करते तो अलग बात है, रेवेन्यू की बात कर रहा है आईबीआई, जो रेवेन्यू की बात कर रहा है वहां से पूर्ति होगी, तो इसी प्रकार पूर्ति होगी। अभी मैं जो एडिशनली वाला 3.7 वाला, इसको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने जो कंफ्यूजन पैदा किया है पेंशन फंड के लेकर के, और एक आइडिया दिया है कि भाई पैसे ही नहीं है इनके पास, इसमें भी यही कोशिश की है कोर्ट को गुमराह करने की कि इनके पास पैसे ही नहीं है और पेंशन फंड में पैसे नहीं है। जब खुद मान रहे हैं कि पेंशन फंड है, उसके अलावा जो कमी होगी खुद मानते हैं कि बैंक अपने रेवेन्यू से देगा, तो पेंशन में फंड की कोई मतलब जिक्र करने का मतलब नहीं निकलता। अब यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।